नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल आप देख रहे हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का सवाल जुड़ा है एक राष्ट्र एक बंदरगाह ढांचे के विकास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद साना सतीश बाबू ने। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने सभी प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन, डिजिटल प्रणालियों और नियामक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह ढांचा विकसित करने पर विचार किया है। देश भर में पत्तनवार एकीकृत डिजिटल एकीकरण के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन के अंतर्गत अब तक की गई प्रगति सहित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? क्या कम लॉजिस्टिक्स लागत और बेहतर कार्गो हैंडलिंग दक्षता जैसे लाभों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है? पत्तन अवसंरचना और प्रणालियों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के पत्तनों में एक रूपवर्ती सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं? इस सवाल का जवाब दिया पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सहित देश में सभी पत्तनों में पत्तन प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ढांचा तैयार किया है। इस संबंध में किए गए उपायों में देश के सभी पत्तनों में सभी पोर्ट से जुड़ी सूचना को निर्बाध रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उन्नयन करने के लिए ONOP ढांचे को अनुरूप बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का पालन करना और मुख्य हितधारकों जैसे पत्तन प्राधिकरणों, सीमा शुल्क, अप्रवासन, पत्तन स्वास्थ्य संगठनों, नौवहन महानिदेशालय को एकीकृत मंच पर लाना है। इसके कार्यान्वयन के कागजों के उपयोग में 33% की कमी आने की आशा है, जिससे दक्षता बढ़ने के साथ साथ लागत और समय में कमी आएगी। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है देश की हरित हाइड्रोजन महत्वाकांक्षा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। उन्होंने नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने 2030 तक देश की हरित हाइड्रोजन महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण को अपनाया है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास हरित हाइड्रोजन के लिए भंडारण और परिवहन अवसंरचना विकसित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? देश भर में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को हाइड्रोजन हब और औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या उपाय किए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अनुमोदन दिया है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन दस्तावेज में समस्त सरकारी दृष्टिकोण की व्यवस्था है, जिसमें विभागों को विशिष्ट गतिविधियां सौंपी गई हैं, जैसे NGHM के समय समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय कम से कम संभव लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और विनियमों को कार्यान्वित करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रिफाइनरियों और शहरी गैस वितरण में ग्रीन हाइड्रोजन की खपत को सुविधाजनक बनाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय आयात को धीरे धीरे कम करके
उनके स्थान पर स्वदेशी ग्रीन अमोनिया आधारित उर्वरकों को अपनाने को बढ़ावा देगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना संभव बनाएगा। इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय जहाजों के लिए प्रोपल्शन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन डेरिवेटिव अमोनिया मेथनॉल को अपनाने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव रिफ्यूलिंग हब बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुविधापूर्ण बनाएगा। वित्त मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए उपयुक्त राजकोषीय और वित्तीय फ्रेमवर्क की खोज करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निवेश को प्रोत्साहित करेगा, व्यापार करने में आसानी को सुविधापूर्ण बनाएगा और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों को लागू करेगा। रेल मंत्रालय अपने परिचालन में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में बदलाव लाने पर कार्य करेगा। MNRE सहित वैज्ञानिक विभाग और एजेंसियां भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, अंतरिक्ष विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य सार्वजनिक अनुसंधान और नवाचार संस्थान एक व्यापक लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम बनाने के लिए संसाधनों को एकत्रित करेंगे। विदेश मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी के विकास की सुविधा प्रदान करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण के उपाय करेगा। राज्य सरकारें और राज्य एजेंसियां भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की स्थापना को आसान बनाने के लिए नीतियां बनाकर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NGHM के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए हैं। पूरे भारत में 10 अलग अलग रूट पर 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों के साथ 37 हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों को चलाने के लिए 5 पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने NGHM के तहत शिपिंग क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत VO चिदम्बरनार पतन प्राधिकरण बंदरगाह पर ग्रीन मेथनॉल की बंकरिंग और ईंधन पुनर्भरण की सुविधा विकसित करने के लिए एक परियोजना प्रदान की गई है। MNRE ने दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात, चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा को NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब की मान्यता के लिए MNRE द्वारा जारी दिशा निर्देशों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के विकास को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव उत्पादों के भंडारण और परिवहन प्रणाली, साथ ही संबंधित पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना या उन्नयन शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के उदीमदका में ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना के लिए NTPC के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत के सबसे ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2030 तक आंध्र प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन वैली में बदलने हेतु रोड मैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद जोस के मनी ने। अपने सवाल में उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवरेज बढ़ा रही है? योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है और विगत वित्तीय वर्ष में कुल कितने दावे निपटाए गए? क्या इस योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की नियमित संपरीक्षा कराई जा रही है? दावा निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने।
अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले तबके के 40% अर्थात 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। मार्च 2024 में पात्रता मानदंड का विस्तार कर 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और उनके परिवारों को शामिल किया गया था। इसके अलावा इस योजना का विस्तार आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उसके अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना शामिल करने के लिए किया गया। 31 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 42.31 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आशा आंगनवाड़ी सहायिका श्रेणियों के लिए 41.34 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना श्रेणी के अंतर्गत 89.51 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष में 31 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार 28,732 करोड़ रुपए की दवा राशि के कुल 2.02 करोड़ दावों का निपटान किया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी क्षेत्रीय जांच और चिकित्सा लेखा परीक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों का लेखा परीक्षण करती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना धोखाधड़ी के प्रति पूर्ण अस्वीकार्यता के दृष्टिकोण से संचालित होता है। धोखाधड़ी वाले लेन देन की सक्रिय निगरानी के लिए उन्नत AI/ML आधारित विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में होने वाली विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की रोकथाम करने, उसका पता लगाने और निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। NHA में राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई की स्थापना की गई है, जो धोखाधड़ी के मामलों की जांच और कार्रवाई करने के लिए राज्य धोखाधड़ी रोधी इकाइयों के साथ मिलकर काम करती है। धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध निलंबन, कारण बताओ नोटिस, चेतावनी पत्र, अस्पतालों को पैनल से हटाना, ई-कार्ड को निष्क्रिय करना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना और प्राथमिकी दर्ज करना जैसी उचित कार्रवाई की जाती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कृषि विकास को मजबूत करने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार ने। अपने सवाल में उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार को ज्ञात है कि 2023-24 में भारत के कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि किसानों को इनपुट लागत, बाजार पहुंच एवं जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम किसान जैसी योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार सतत कृषि विकास हेतु सिंचाई दक्षता, डिजिटल विस्तार सेवाओं एवं किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव रखती है? इस सवाल का जवाब दिया कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान GVA के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों पर कृषि क्षेत्र का GVA 23,67,287 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि क्षेत्र का GVA 24,76,805 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें वर्ष 2011-12 की आधार कीमतों पर GVA के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,577 लाख टन अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त 3,322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 7.65% अर्थात 254.34 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके अतिरिक्त बीज, मजदूरी, कीटनाशकों और उर्वरकों की बढ़ती इनपुट लागत से
जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों की सहायता के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है। बाजार पहुंच में सुधार के लिए सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों के लिए अवसरों को बढ़ाना है, ताकि उन्हें संपूर्ण भारत के बाजारों को जोड़ने वाले एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने हेतु कार्य नीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और पोषण से भरपूर क्षेत्रीय फसलों की किस्मों के विकास के साथ साथ क्षेत्र विशिष्ट उत्पादन और संरक्षण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विकसित उन्नत किस्मों, उत्पादन और संरक्षण तकनीकों को फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण, संवेदीकरण कार्यक्रम, कृषि परीक्षण और फ्रंटलाइन प्रदर्शन, निदान क्षेत्र दौरों और खेत मित्र कार्यक्रम, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के बीच व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रचारित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम किसान योजना के तहत उच्च आय की स्थिति से संबंधित कुछ निश्चित बहिष्करणों के अधीन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि प्राथमिक पात्रता मानदंड है। पारदर्शिता और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए PFMS, UIDAI और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी उपाय शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केवल पात्र किसानों तक लाभ सुनिश्चित करने के लिए भूमि सीडिंग, आधार आधारित भुगतान और eKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कवरेज का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार प्राय राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में सैचुरेशन अभियान आयोजित करती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन अभियान आयोजित किया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत पीएम किसान योजना के तहत 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त लंबित स्व पंजीकरण मामलों को निपटाने के लिए सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 30 लाख से अधिक नए किसानों को शामिल किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से देश में केंद्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन कर रहा है। PDMC सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2015-2016 से लेकर 2021-22 तक PDMC को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से PDMC को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। PDMC के अंतर्गत सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक उप योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को अनुमोदित किया है, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2025 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य एक निर्दिष्ट क्लस्टर में मौजूदा वितरण नहरों या अन्य जल स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। इसकी परिकल्पना स्थापित जल स्रोतों से लेकर फार्म गेट तक सूक्ष्म सिंचाई का समर्थन करने वाले बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की सुविधा के लिए की गई है। इस योजना में दबाव युक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क प्रदान करके और किसानों को जल के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार उत्पादकता और संसाधन दक्षता में सुधार के लिए प्री सीजन फार्मिंग, उपग्रह आधारित फसल निगरानी और AI संचालित
परामर्शिका को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल कृषि मिशन को लागू कर रही है। यह मिशन कृषि के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर केंद्रित है, जिसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक साइल प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। एग्रीस्टैक में किसानों की रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप और फसल बुआई रजिस्ट्री जैसे आधारभूत डेटाबेस शामिल हैं, जो किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र फसल परियोजना के तहत उपग्रह आधारित फसल पूर्वानुमान, सूखे की निगरानी और यस्टेक और डिजिटल फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से PMFBY को तकनीकी सहायता प्रदान करके मिशन का समर्थन करता है। सरकार व्यक्ति विशिष्ट सलाह और बेहतर कृषि प्रबंधन के लिए AI और IoT आधारित समाधानों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रमुख पहलों में किसानों के प्रश्नों के लिए AI संचालित किसान ई-मित्र चैटबॉट और राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शामिल है, जो कीटों के संक्रमण का पता लगाने और फसल हानि को कम करने के लिए AI/ML उपकरणों का प्रयोग करती है। जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। इसकी परिकल्पना स्थापित जल स्रोतों से लेकर फार्म गेट तक सूक्ष्म सिंचाई का समर्थन करने वाले बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की सुविधा के लिए की गई है। इस योजना में दबाव युक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क प्रदान करके और किसानों को जल के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार उत्पादकता और संसाधन दक्षता में सुधार के लिए प्रिसीजन फार्मिंग, उपग्रह आधारित फसल निगरानी और AI संचालित परामर्शिका को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल कृषि मिशन को लागू कर रही है। यह मिशन कृषि के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर केंद्रित है, जिसमें एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और व्यापक साइल प्रोफाइल मैपिंग शामिल है। एग्रीस्टैक में किसानों की रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप और फसल बुआई रजिस्ट्री जैसे आधारभूत डेटाबेस शामिल हैं, जो किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र फसल परियोजना के तहत उपग्रह आधारित फसल पूर्वानुमान, सूखे की निगरानी और यस्टेक और डिजिटल फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से PMFBY को तकनीकी सहायता प्रदान कर मिशन का समर्थन करता है। सरकार व्यक्ति विशिष्ट सलाह और बेहतर कृषि प्रबंधन के लिए AI और IoT आधारित समाधानों को भी बढ़ावा दे रही है। प्रमुख पहलों में किसानों के प्रश्नों के लिए AI संचालित किसान ई-मित्र चैटबॉट और राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शामिल है, जो कीटों के संक्रमण का पता लगाने और फसल हानि को कम करने के लिए AI/ML उपकरणों का प्रयोग करती है। सरकार 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत देश भर में 10,000 FPO पंजीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक FPO को 3 वर्षों में 18 लाख रुपए की FPO प्रबंधन लागत उपलब्ध है। प्रत्येक FPO 15 लाख रुपए तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस योजना में पात्र ऋणदाता संस्थानों से 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा भी प्रदान की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS, संशोधित ब्याज अनुदान योजना MISS, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों FPO का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM, नमो ड्रोन दीदी, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन NMNF, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड एग्रीश्योर, प्रति बूंद अधिक फसल PDMC, कृषि मशीनीकरण उप मिशन SMAM, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, साइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी SH&F, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास RAD, कृषि वानिकी, फसल विविधीकरण कार्यक्रम CDP, कृषि विस्तार उप मिशन
SMAE बीज एवं रोपण सामग्री उपमिशन, SMSP राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, NFSNM इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ISAM एकीकृत बागवानी विकास मिशन, MIDH राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, NMEO ऑयल पाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, AJMEO तिलहन पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन राष्ट्रीय बांस मिशन है। प्रश्नकाल में आज बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।